फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे नायलॉन फाइबर या नायलॉन के तंतु। तो इसमें हम लोगों ने बात कर ली थी कि नायलॉन क्या होता है। एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ। तो रासायनिक विधि से बनाया जाने वाला ये एक सिंथेटिक फाइबर या इसको हम कृत्रिम रेशा कह सकते हैं। और ये क्या होता है, ये एक पॉलीअमाइड होता है। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक पॉलीअमाइड है। इसके अलावा हमने बात की थी कि ये दो रासायनिक कंपाउंड से, दो रासायनिक मिश्रण से मिलके बनता है, जिसका नाम होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, है ना। शुरुआत में इसको किस नाम से, पॉलीमर 66 के नाम से जाना गया था, लेकिन बाद में इसको नायलॉन का नाम दिया गया। और इसकी जो क्वालिटी होती है वो प्रोटीन के रेशो के समान होती है। तो इस वजह से इसके जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो काफ़ी कुछ ऊन और सिल्क से मिलती हुई हैं। फिर बताया था एग्जाम्पल में इसके आप कह सकते हैं कि हुजरी के वस्त्र जो हैं वो एग्जाम्पल होते हैं नायलॉन के फाइबर के या नायलॉन तंतु के। इसके बाद आपको ये बताया कि किस तरीके से नायलॉन का निर्माण होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मिलकर क्या करते हैं, नायलॉन का निर्माण करते हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो नए पदार्थ को तैयार करना पहली स्टेज होती है, जिसमें हम नायलॉन सॉल्ट बनाते हैं। तो दो रासायनिक यौगिक जैसे कि हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड को मिलाकर हम नायलॉन सॉल्ट तैयार करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरी जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन, या इसको बोलते हैं पॉलीमर में घनीभूत करना। तो इसमें हम नायलॉन सॉल्ट को क्या करते हैं, ऑटोक्लेव में डाल के गर्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के जो अणु है वो आपस में कतार में व्यवस्थित हो जाते हैं और सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं, फ्लेक्स का निर्माण करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, यानी कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन हम इसको कहते हैं। फिर तीसरी प्रक्रिया क्या होती है, स्पिनिंग ऑफ फाइबर, है ना, यानी पॉलीमर के चिप्स को पिघलाना और उसे फिलामेंट का रूप देना। तो ये बताया था कि जो फ्लैक्स होंगे उसको हम पिघलाएंगे और उसको स्पिनरेट के माध्यम से उसके धागों को हम निकालेंगे। फिर लास्ट प्रक्रिया क्या होती है, फिलामेंट की ठंडी बटाई, है ना। तो जैसे ही ये मिश्रण हवा के संपर्क में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, है ना, और एक धागे का रूप ले लेगा। फिर हम इसकी ठंडे होने पर इस अवस्था में इसकी बटाई करते हैं, यानी इसको खींच कर लगभग इसकी जो नॉर्मल आकृति है उससे 2 से 7 गुना तक इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को ड्राइंग द फाइबर भी कहते हैं, है ना। तो इससे जो नायलॉन का रेशा है वो तैयार होता है और नायलॉन का रेशा अधिक मजबूत और लोचमय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नायलॉन का निर्माण करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो पॉलीअमाइड है, या फिर अगर पूछा जाए कि किन दो रासायनिक मिश्रण से मिलकर नायलॉन का निर्माण होता है, तो वो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद हमने ये देखा था कि कौन कौन सी फिनिशेस यानी परिसज्जा हम कर सकते हैं नायलॉन के ऊपर। तो उसमें हमने एंटीस्टैटिक फिनिश की बात की थी, इम्बोसिंग की बात की थी, हीट सेटिंग की बात की थी, मोयरिंग की बात की थी, वाटर रिपेलेंसी और नायलॉन थर्मोस्टैटिक, है ना, या सॉरी थर्मोप्लास्टिक की बात हमने की थी। फिर हमने देखा कि कितने तरीके के नायलॉन के फाइबर होते हैं, जिसमें हमने मोनोफिलामेंट की बात की थी और मल्टीफिलामेंट की फाइबर की बात की थी, स्पन यान की बात की थी और टेक्सचर यान की बात की थी। तो मोनोफिलामेंट में बताया था आपको कि ये स्पिन रेट से निकलने वाला, जितना स्पिन रेट की मोटाई होगी उतनी ही एक धागे को हम क्या बोलते हैं, मोनोफिलामेंट होता है ना। अत्यधिक चिकना और महीन होता है, इसको एक रेशे धागा भी कहते हैं। तो स्पिन रेट के छिद्रों से निकलता है और इसमें बटाई नहीं की जाती है ना। जैसे निकलता है स्पिन रेट से, वैसे ही हम इससे वस्त्र बना देते हैं या वैसे ही इससे कपड़े बना देते हैं। फिर देखिए मल्टी फिलामेंट में क्या होता है, 2 या छोटे छोटे एक रेशे धागों को स्पिनिंग करके हम क्या करते हैं, ये जो है धागा बनाते हैं, ऐंठन देकर क्या करते हैं, मल्टी फिलामेंट फाइबर बनाते हैं। और फिर बाद इसकी बटाई करके ये बनता है तो और मजबूत होते हैं ये। स्पन यान बताया था कि अवशेष के रूप में जो छोटे छोटे जो धागे बचे हुए होते हैं उनको एक साथ मिला के जब हम उनसे कपड़ा बनाते हैं तो इसी को, या उससे जब हम यान बनाते हैं तो इसको स्पन यान कहते हैं। टेक्सचर्ड यान में बताया था आपको कि इस प्रकार के धागों की जो सतह होती है वो छोटे अथवा बड़े लूप बने होते हैं, इसको टेक्सचर यान कहते हैं। छोटे और बड़े लूप बने होते हैं इनके सरफेस पे, है ना। तो इसको हाई प्रेशर एयर जेट से गुजारा जाता है, इस कारण से ऐसा हो जाते हैं। तो इनकी सतह कैसी हो जाएगी,
फुज्जीदार और कोमल हो जाते हैं, जैसे कि शॉल है, कंबल है, इन सब में होता है। फिर हम स्ट्रेच फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ तंतु में कुछ विशेष प्रक्रियाएं की जाती हैं। इन धागों को खींचने पर ये स्प्रिंग की तरह खिंच जाते हैं और छोड़ देने पर वापस अपनी आकृति में आ जाते हैं, जैसे कि स्वेटर है और स्लैक्स है, कार्डिगन्स है, इन सब में ये चीज़ हम देखते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली थी किसके बारे में, नायलॉन फाइबर के बारे में, है ना। अब आगे जो हमें नायलॉन फाइबर के बारे में पढ़ना है वो है देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉट्स विद नायलॉन फाइबर। तो आपको पता है कि जो कॉटन होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स विद नायलॉन फाइबर कह रहे हैं कि नायलॉन फाइबर से हम किस तरीके से आप वस्त्र यानी पहनने योग्य वस्त्र क्लॉथ बनाएंगे, है ना। तो इसमें देखिए तीन मेथड होते हैं। 100% नायलॉन फाइबर यानी 100% नायलॉन के वस्त्र। तो सिर्फ क्या करेंगे, नायलॉन फाइबर यूज़ करेंगे। क्या होता है, मजबूत होगा ये, जहाँ पर ऐसे मतलब वस्त्र बनाना जिसमें केवल नायलॉन के तंतु उपस्थित हो। तो इसकी क्या खास बात होगी कि ये मजबूत होंगे, वजन में हल्का होगा, कम फटने वाला होगा, टिकाऊ होगा। इसकी जो आकृति है वो संरक्षण में सहज होगी, स्थिर आकृति का होगा। फिर देखिए कह रहे हैं कि श्रिंकेज प्रूफ होता है, यानी कि अगर केवल नायलॉन फाइबर से बना कपड़ा है तो उसमें कभी भी सिकुड़न नहीं आएगी। बताया था आपको श्रिंक प्रूफ होते हैं ये सब, और इसमें आयरन के यानी इसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो दूसरी विधि है उसमें कहते हैं मिक्स्ड क्लॉथ, है ना, यानी मिश्रित वस्त्र बनाते हैं। तो अन्य किसी वर्ग के तंतुओं को नायलॉन के तंतुओं के साथ अपरिपक्व यानी रॉ मटेरियल की अवस्था में ही मिला दिया जाता है ना। तो किसी और जैसे कॉटन है, वूल है, इन सब के साथ हम क्या करें कि जब रॉ अवस्था में हो यानी जब रेशे तैयार कर रहे हों तो उसी समय उसी रेशों में, या जब हम वीविंग कर रहे हों तो उसी समय क्या करेगा, इन नायलॉन के रेशों को जो है मिला दें हम, है ना। तो इससे क्या होगा, देखिए अब कह रहे हैं कि दो तरीके से होता है। एक तो पहला मेथड है जिसमें दो प्रकार के तंतुओं को मिलाकर बनाए जाए तब उसमें वस्त्र बुना जाए, यानी कि यान बनाते समय ही, जब हम यान बनाते हैं स्पिनिंग के दौरान, तो उसी समय नायलॉन के रेशों को दूसरे जो प्राकृतिक रेशे हैं, जो दूसरे रेशे हैं उनके साथ मिला दिए जाए, है ना। उसके बाद क्या करा जाए, हम क्या करें, वस्त्र बुने, है ना। फिर दूसरा मेथड क्या है, दोनों मिश्रित करने वाले तंतुओं को अलग अलग धागे के रूप में बनाकर उसे ताना बाना डालकर कपड़ा बुन लिया जाए। तो एक तरीका क्या है कि जब यान बनाते हैं यानी जब स्पिनिंग करते हैं तो उसी समय नायलॉन के साथ कोई और कॉटन है, वूल है, या फिर कोई और है, तो उसके साथ इसको मिक्स करके एक मतलब यान बना लें, है ना, यान धागा बन जाएगा। फिर उस यान से हम क्या करें, वीविंग करके हम कपड़ा बना लें, है ना। और फिर दूसरा तरीका क्या होता है, या तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम ताने और बाने का धागा, जैसे ताने और बाने से वीविंग होती है, तो ताने का धागा हम कोई और इस्तेमाल करने, बाने का धागा हम कोई नायलॉन का इस्तेमाल करने। तो ये इस तरीके से इसमें यूज़ होता है ये। जैसे एग्जांपल, कभी कभी कपास के साथ नायलॉन मिलाया जाता है और ऊन के साथ भी नायलॉन मिलाया जाता है। जो तीसरी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, प्रबलन के रूप में, यानी रीइंफोर्समेंट के रूप में। तो प्रमुखतः किसी अन्य वर्ग के रेशों का प्रयोग किया जाता है तथा नायलॉन के धागे को कहीं कहीं पर केवल मजबूती प्रदान करने के लिए लगाया जाता है ना। तो देखिए जहाँ पर अत्यधिक खिंचाव व तनाव पड़ता है वहाँ पर नायलॉन के तंतु जो होते हैं वो मजबूती बढ़ाते हैं, क्योंकि नायलॉन के जो फाइबर होते हैं वो अधिक मजबूत होते हैं ना। तो पूरा कपड़ा अन्य फाइबर से बुना जाएगा, लेकिन जहाँ पर जैसे कि घर्षण ज़्यादा पड़ता है, जहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक खिंचाव और तनाव पड़ता है, जैसे हमारे घुटनों पर, हमारी कोहनी पर, तो यहाँ सब हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, नायलॉन के फाइबर इस्तेमाल कर लेते हैं। सूती मोजे में देखिए अंगुलियों में खिंचाव व तनाव वाले स्थान पर कोहनी व एड़ी में हम क्या करेंगे, उस वस्त्र के कोहनी और एड़ी में इस तरीके का फाइबर इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, मजबूती के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए। तो 3 मेथड से हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों में। तो एक तो होता है कि प्योर कपड़ा बनाने के लिए, जहाँ पर 100% नायलॉन क्लॉथ बनाएंगे हम। फिर दूसरा मिक्स्ड करके, तो किसी और फाइबर के साथ इसको हम मिक्स्ड कर दें। 2 तरीके होते हैं, या तो हम रेशे में ही मिक्स्ड करके यान बना लें, या तो हम वीविंग के समय ताना और बाना में एक नायलॉन कर लें और दूसरा कोई और धागा कर लें।
तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट के लिए, यानी किसी भी वस्त्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, जहाँ पे अधिक ज़्यादा खिंचाव होगा, जहाँ पे ज़्यादा तनाव पड़ रहा होगा, जहाँ पे कपड़े ज़्यादा फटते हैं कह सकते हैं नॉर्मल का सामान्य भाषा में, तो वहाँ पर हम नायलॉन के फाइबर मजबूती के लिए लगा देते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन फाइबर क्या होगा। नायलॉन वस्त्रों की विशेषताएं हैं कि माइक्रोस्कोप से देखने पर अनुप्रस्थ काट अगर हम इसकी करें तो क्या कैसा दिखेगा, ये वृत्ताकार दिखेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, 4 से 7 ग्राम प्रति डेनियर होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब इसको खींचने की जो क्षमता होती है, खिंचाव की जो क्षमता होती है। डायमीटर कितना होता है, 10 माइक्रो यानी कई सौ टन माइक्रोग्राम जो इसका होता है। अब देखिए पुलिंग अप टू ब्रेक है ना, तो मतलब किस हद तक हम इसको खींच सकते हैं कि ये धागा टूटे नहीं। तो इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उससे ओरिजिनल जो इसका आकृति होती है उससे 20 से 25% तक हम इसको खींच सकते हैं। स्टैंडर्ड रेजिन जो होता है वो 4% होता है, स्टैंडर्ड रीगेन जो होता है वो 4% होता है, यानी 4% तक आप 4% तक वापस से अपनी आकृति में ये आता है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ हीट क्या होगा, 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये पिघलेगा। बहुत है 480, मतलब उतना तो सेट भी नहीं होता है। फिर देखिए इफेक्ट ऑफ सनलाइट क्या होता है, मजबूती में कमी हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा धूप में पड़ा रहेगा ये कपड़ा तो इसमें मजबूती में कमी आती है। इसके अलावा हम देखते हैं एसिड का इफेक्ट क्या होगा, उच्च व निम्न सांद्र दोनों के प्रति अवरोधक होता है। ठीक है, तो अवरोधकता दिखाता है यानी एसिड से नष्ट होता है। अल्कलाइन का उच्च प्रतिरोधक होता है। अब देखिए मॉथ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि कीड़े मकोड़े इस पर नहीं लगते हैं और फफूंद भी इस पर नहीं लगती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नायलॉन चैप्टर जो है ये पूरा फिनिश कर लिया है। नायलॉन के तंतु के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब इसके बाद कल हम जिस तंतु की बात करेंगे वो है पॉलिस्टर, है ना। तो अब ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको अपने और फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप फिर उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। थैंक यू बच्चों।